नमस्कार, मैं हूं प्रेमचंद्र सिंह और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्कूली बच्चों को मोबाइल की लत से बाहर निकालने और पढ़ने की आदत लौटाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अखबार पढ़ना, खबरों पर चर्चा, किताबें इशू करना, लाइब्रेरी विजिट और स्कूल मैगजीन, ये सब अब सरकारी स्कूलों में अनिवार्य किया गया है। सवाल ये नहीं है कि यूपी ने क्या किया, असली सवाल ये है कि क्या बिहार, जहां शिक्षा हमेशा चुनावी मुद्दा रही है, ऐसा कर सकता है? क्या बिहार की सरकार और शिक्षा व्यवस्था इस मॉडल को अपनाने के लिए तैयार है, या फिर ये सिर्फ कागजी बहस बनकर रह जाएगा? आज की बहस इसी मुद्दे पर, यूपी मॉडल बनाम बिहार की हकीकत क्या है, और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट आशीष भारद्वाज जुड़ रहे हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं दीपक कुमार, जो कि प्रिंसिपल हैं पब्लिक स्कूल में, और साथ ही जुड़ रहे हैं डॉक्टर विजय कुमार विक्रमादित्य, जो कि सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल हैं। मैं शुरुआत सबसे पहले करता हूं आशीष आपसे। ये जो फैसला है, मुख्यमंत्री ने जो ये फैसला दिया यूपी में, फैसला तो स्वागत योग्य है। ये होना चाहिए क्योंकि पढ़ने की आदत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ये सोशल मीडिया कह लीजिए, मोबाइल कह लीजिए। तो आपको क्या लगता है कि जो मॉडल वहां पर लागू किया गया है, उस मॉडल को हमें भी अपनाने की जरूरत है, ताकि हमारे बच्चों का जो भविष्य है उसमें कुछ सुधार हम देख सकते हैं? देखिए, शिक्षा से जुड़ा कोई भी फैसला हो तो वो स्वागत योग्य ही होता है। तो निश्चित रूप से प्रथम दृष्टि में तो ये जो फैसला है, ये बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम यूपी की सरकार ने शिक्षा या अपने बच्चों के लिए इतना सोचा। लेकिन बात यहीं रुक नहीं जाती। इसके नुएंसेस क्या होंगे, किस तरह से ये फंक्शन में आएगा। और अब मैंने जब इस सवाल पे सोचना शुरू किया इस खबर को पढ़ने के बाद, तो मेरे दिमाग में 2-3 बातें आई कि पहली नजर में क्या कभी हमने सरकारी आदेश से पढ़ना लिखना शुरू किया है? यह एक स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया होती है जिसमें विद्यालय हमारी साथ होते हैं। लेकिन अगर ठोस भौतिक स्तर पे हम बात करें तो चाहे यूपी हो या बिहार हो, आपने तुलना की इसीलिए मैं भी जिक्र कर रहा हूं कि चाहे यूपी हो या बिहार हो, वहां हमारे स्कूलों की क्या असल हालत क्या है, शिक्षकों की कितनी भर्तियां हो रही हैं, या मसलन जो शिक्षा जिस तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जानी चाहिए वो उनको मिल रही है कि नहीं। लेकिन गुणवत्ता की बात करते हुए हम ये समझ सकते हैं कि जो आमतौर पर सरकारी स्कूल में बच्चे हैं उसके बरस जो प्राइवेट स्कूल में है, हमारे शहर में भी ये हो रहा है, परिचित है। तो दोनों में कितना गुणात्मक फर्क पाया जाता है। ये गुणात्मक फर्क आता कहां से? ये गुणात्मक फर्क आता है कि जब आपके पास ढंग के इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, जब आपके पास अच्छे शिक्षकों की भर्तियां ना हो रही हैं, या जो शिक्षक की भर्ती हो रही है वो पूरी निष्ठा से ना पढ़ा रहे हों, क्योंकि ये कोई बड़ी खबर नहीं है जो हमारे आपसे दरमियान होती रहती है कि शिक्षक कैसे हैं। हालांकि मैं समझ रहा हूं ये सारी बातें। तो और एक पत्रकार होने के नाते, ये देखिए, मैं शिक्षा व्यवस्था में कोई एपिस्टेमोलॉजी इतना नहीं जानता, या मैं एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, लेकिन एक पत्रकार की नजर से देखने पर मुझे ये लगता है कि बहुत ही ये लो कॉस्ट हाई इंटेंसिटी प्रचार का एक वो है। जैसे कि एक नुएंस पर सोचना शुरू करते हैं कि मान लीजिए एक स्कूल में 500 बच्चे हैं, तो क्या उन स्कूलों में 500 अखबार मंगवाए जाएंगे? इसके लिए 10 मिनट, अगर आप सरकारी आदेश को पढ़ें तो 10 मिनट का समय तय किया गया है प्रार्थना के बाद। क्या उसी 10 मिनट में सारे बच्चे अखबार पढ़ेंगे? अगर सारे बच्चे एक साथ पढ़ेंगे तो ये कैसे? तो कुल मिलाकर ये जो लॉजिस्टिकल पहेली बनकर रह जाएगा। दूसरी बात मैं ये देखता हूं कि जब हम एक डिजिटल जमाने में, हम आप यहाँ पर डिजिटल माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो स्कूलों में अखबार देने का क्या मतलब है, बजाय इसके कि आप उनको स्मार्ट स्कूल बनाने की कोशिश करें। जैसे कि हमारे बिहार में 8000 स्कूल हैं, लेकिन मुश्किल से 10% स्कूल भी अभी जो स्मार्ट नहीं हो पाए। तो ये चुनौतियां हैं। तो हेडलाइन में आ जाने के लिए फैसले होते रहने चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र का कोई भी फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन जब इसकी गहराई में हम उतरते हैं तो यही मुझे एक पहेली दिखाई देती है। और इस पर क्योंकि हमारे साथ शिक्षक भी मौजूद हैं, तो मैं अब जा रहा हूं उनके पास। आशीष, सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है कि जो किताब पढ़ने की आदत है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। सवाल यह है, चुनौती सबसे बड़ी यह है
कि बच्चों को पढ़ने की भी आदत होनी चाहिए। स्मार्ट क्लास तो बहुत जरूरी है, आप सही कह रहे हैं। मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास, इस पर भी जवाब दूंगा। लेकिन मेरे साथ कुमार विक्रम आदित्य जुड़े हैं, जो कि सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल हैं, वो हमें बताएंगे। सर, आप ये बताइए कि क्या बिहार में भी जो सरकारी स्कूल्स हैं, वहां पर रोज अखबार पढ़ने और ग्रुप डिस्कशन की व्यवस्था जो कि बात हो रही है, वो कितना संभव है? क्योंकि सवाल, बहुत बुनियादी सवाल इन्होंने उठाए आशीष जी ने, कि जहां पर टीचर ही नहीं है, जहां स्कूल भवन नहीं है, और भी कई इंफ्रास्ट्रक्चर जहां नहीं जिस स्कूल में, तो क्या ऐसी ऐसे जो सवाल हैं उसको लेकर हम कितना ईमानदार कोशिश कर सकते जी नमस्कार। सर्वप्रथम तो जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं और आशीष जी को भी मैं सुन रहा था, एक चीज तो स्पष्ट है इस आदेश से कि सरकार कुछ अपने बच्चों के प्रति सचेत है और सोच रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? अभी का जो दौर है, उस दौर में यह देखा गया है कि लोग जरूरत से ज्यादा, उसमें हमारे छात्र छात्राएं भी हैं, हम अभिभावक भी हैं, शिक्षक भी हैं, और हमारे समाज के लगभग हर तबके के लोग मोबाइल नामक जो एक बीमारी है, मैं इसलिए इसे बीमारी कह रहा हूं क्योंकि आम तौर पे प्रायः यह देखा गया है कि लोग 5 घंटे 6 घंटे से एक लोग तो 12 घंटे 14 घंटे तक स्क्रीन टाइम में अपना समय व्यतीत करते हैं। अब यह आदेश को अगर जो आशीष जी की भी बात में सुन रहा था, तो वो जो कह रहे थे कि इससे बहुत कुछ ज्यादा व्यापक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसके दो पहलू, उनका ध्यान एक इस तरफ भी था कि इतने सारे बच्चे को कैसे 10 मिनट में आप अखबार को पढ़ा पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि यह 10 मिनट ये सभी छात्रों को अखबार पढ़ने के लिए ऐसा आदेश जो है, उस आदेश में ये बातें निहित है कि बच्चों में अगर जो असेंबली होती है, उस असेंबली में अगर शिक्षक जो है वह अपने बच्चों के आगे प्रतिदिन में जो अखबार में घटनाएं होती, उस घटनाओं का जिक्र करें और उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी डेवलप करें कि हमें अखबार क्यों पढ़ना चाहिए, तो ये एक अच्छा विकल्प उसके लिए हो सकता है। शायद सरकार का इशारा इसी ओर है। अब जरा मैं वहां जाने से पहले ये अखबार क्यों आवश्यक है और ये कब से इसकी शुरुआत हुई, जरा मैं उस पर चर्चा कर लूं। तो जर्मनी में ये 1605 ईस्वी की बात है, जो सर्वप्रथम जो है ये जोहान कैरलस द्वारा एक प्रकाशित अखबार थी, रिलेशन एलर्ट करके, उसमें ये सब सर्वप्रथम बातें आई जो है। हमारे भारत की अगर बात की जाए तो 1780 में कोलकाता से जो है, तत्कालीन कोलकाता जो उसमें हुआ करती थी, वहां से जेम्स हिक्की ने बंगाल गजट जो है उसका प्रकाशन किया, और तभी से ये अखबार निरंतर जो है ये एक प्रोसेस में चली आ रही है। अब है कि क्या यह उस बंगाल गजट से लेकर के और अभी का जो वर्तमान परिदृश्य है, इसमें कितना बदलाव हुआ है। तो अब आप देखेंगे कि प्रश्न उठता है कि अखबार क्यों पढ़ें बच्चे? बच्चा अखबार पढ़े तो क्यों पढ़े? अभी का जो स्तर है आपके, मैं अन्यथा नहीं आप लेंगे कोई, कि अखबार जो हमें भी याद है कि जब बचपन में हम लोग के यहाँ अखबार आता था तो हम सभी भाई बहन दौड़ पड़ते थे और ये मार होती थी कि पहले किसके हाथ में पेपर आ जाए। इसके लिए हम लोगों ने कई बार लड़ाई झगड़े किए हैं कि नहीं मैं पहले पढ़ूंगा, एक उत्साह लगता था कि मुझे आज पहले अखबार पढ़ने का मौका मिला है। लेकिन जब से इस मोबाइल संस्कृति ने, और जो आशीष भारद्वाज जी बात कर रहे थे कि डिजिटल युग का जो है, बेशक डिजिटल युग ने कई समाचार को अखबार से पहले आम लोगों तक पहुंच बना दी है, लेकिन जब आप ईमानदारी पूर्वक देखेंगे तो यो आपका टाइम स्पेन जो है, कितना देर आप देते हैं। हमें तो, मैं खुद भी उस चीज को देख रहा हूं कि कोई भी अखबार हो या इवन कोई खबर हो, अगर चूंकि मैं प्रधानाध्यापक तो हूं ही, उसके साथ साथ मैं लिखता भी रहता हूं, तो मैं देखता हूं कि कई सारे कार्यक्रम में जो कई वीडियोस या फोटो मैं उसको डालता हूं, और जब उसका इनसाइट देखता हूं कि कितने लोगों ने कितना देर उस पे देखा है, तो आपको जान के ताज्जुब होगा सर कि 40 से प्रतिशत से 50% तो बस उसको 3 सेकंड से भी कम का व्यू आता है। तो कहीं ना कहीं यह अखबार पढ़ने की प्रवृत्ति उस और जो है जरूर ये फायदा देगा। वो 10 मिनट का समय इस पे ना दें कि केवल बच्चे उसमें कैसे पढ़ेंगे, लेकिन क्यूरियोसिटी तो जग ही सकती है। जो सरकार का प्रयास है वो एक अच्छा प्रयास है। जी सर, अच्छा प्रयास है। प्रिंसिपल साहब, आप कह रहे हैं कि अच्छा प्रयास है, हम कर सकते हैं, बिहार में भी मॉडल ला सकते हैं। जो बात आप कह रहे थे कि अखबार के लिए कैसे हम लोग दौड़ पड़ते थे भाई बहन, कि पहले अखबार कौन पढ़ेगा, मुझे याद है कि अखबार पढ़ने के लिए घर में सिर्फ इसलिए कहा जाता था कि आपका जो वोकैबुलरी है, अगर आपको बढ़ाना है तो आप थोड़ा अखबार पढ़िए तो
आप लगातार अगर अखबार पढ़ते रहेंगे, खासकर अंग्रेजी अखबारों के लिए कहा जाता था, तो एक समय के बाद उन्हीं शब्दों का रिपीटेशन होता था और आपके पास एक बढ़िया वोकैबुलरी हो जाता था और डिक्शनरी देखने की जरूरत एक समय के बाद नहीं पड़ती थी। ये तो मैं एक एग्जांपल दिया। मैं दीपक जी के पास आ रहा हूँ। आप एक प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल हैं। आप सीधे बताइए, मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्या बिहार के स्कूलों में आपको क्या लगता है कि इतनी लाइब्रेरी, किताबें और संसाधन मौजूद हैं? जहां की सबसे बड़ी चुनौती तो वही, मैं सभी जो भी पैनलिस्ट उनसे यही सवाल कर रहा हूँ, सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि भवन ठीक नहीं है। जहां भवन ठीक है वहां डेस्क टेबल नहीं है, जहां डेस्क टेबल है वो टूटे हुए हैं, पीने के पानी मौजूद नहीं है, लैट्रिन बाथरूम नहीं है। तो वहां ये लाइब्रेरी, बुक वो इशू कराना, तमाम ऐसी चीजों को लेकर अगर हम आएंगे तो कितना हम सफल हो पाएंगे? सर्वप्रथम सभी को नमस्कार सर। और सिंह जी, क्वेश्चन है कि यूपी का मॉडल बिहार में लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कमियां हम सब में है, ना स्कूल में कमी है, ना किसी सरकारी स्कूल में कमी है, ना कहीं भवन है या नहीं है। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है कि बच्चे का विकास कैसे हो। और यदि योगी सरकार ये मॉडल ला रही है, निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम जरूर है। और आपने भी सुना होगा, बहुत लोग सुने भी होंगे कि रोड स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ के भी बच्चे राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। खैर, मुद्दा सरकारी भवन ये नहीं है। अभी के दौर में निश्चित रूप से कुमार साहब जो बोले हैं कि मोबाइल एडिक्शन सबसे ज्यादा किसी में है, तो वो हमारे लर्निंग फेज के जो भी बच्चे हैं उसमें है। और यदि हम पेपर पढ़ने का आदत डाल दें या सरकार का इनिशिएटिव जो कोई भी हो, लेकिन मोटिव उनका है कि बच्चे मोबाइल से दूर रहे और बुक को अपना दोस्त बनाए। रीडिंग कैपेसिटी बहुत ही जरूरी है बच्चों के लिए। और रही बात आशीष सर जो बोले कि असेंबली में क्या यह संभव है कि यदि 500 बच्चे हैं तो वो 500 बच्चे पढ़ सकते हैं? बिल्कुल असंभव है, ये ऐसा संभव नहीं हो सकता है। लेकिन यदि हम डेली बेसिस पे, जैसा मेरा ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल में मैं पेपर भी पढ़वाता हूं बच्चे से रोज असेंबली में, लेकिन वो क्लास वाइज होता है और हम लोग सिर्फ हेडिंग पढ़वाते हैं किसी भी टॉपिक पे। यदि संसद में कुछ भी हुआ हो या बजट पेश हुआ हो या जो भी नेशनल या इंटरनेशनल जो भी न्यूज होता है उसका हम लोग हेडिंग पढ़वाते हैं। उससे होता क्या है कि बच्चों में क्यूरियोसिटी जागती है। बच्चों को अब अच्छा, प्रधानमंत्री आज न्यूजीलैंड गए, ठीक है, अब न्यूजीलैंड किस लिए गए? निश्चित रूप से बच्चे ऑफलाइन या ऑनलाइन जरूर वो खोजने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग सिर्फ क्यूरियोसिटी जगाना बच्चे में बहुत जरूरी होता है। दीपक जी, और आप कंटिन्यू कीजिएगा। दीपक जी, आप कंटिन्यू कीजिएगा। जो आप कह रहे हैं मैं उसी में थोड़ा सा अपना अनुभव जोड़ दूं। मैं खुद सेंट्रल स्कूल से अपनी पढ़ाई की है। मुझे याद है कि दो लोग जो बच्चे अच्छा बोल सकते थे, जो बच्चों को एक्सपोजर दिया जाता था हमारे यहाँ पर सेंट्रल स्कूल में, रोज वहां पर असेंबली, जो मॉर्निंग असेंबली लगाई जाती थी, वहां पर हम में से कई बच्चों को कहा जाता था कि आप हेडलाइन लेकर आएंगे। तो 6-7 हेडलाइन कुछ बच्चे वहां आकर मंच से सुनाते थे, बताते थे। कुछ लोगों को कहा जाता था थॉट ऑफ द डे, वो क्या है, तो वो ढूंढ के लाइए और उसको करके आप मंच से सुनाइए। तो हेडलाइन और खबरों के पढ़ने का जो सिलसिला है उस समय भी था। अब क्या है, क्योंकि बेसिकली जो सरकार कह रही है, या अब एक चुनौती जो है कि मोबाइल से बच्चे बहुत जुड़ गए हैं, उसके लिए कोशिश ये हो रही है। जी बिल्कुल सर इसमें एक चीज मैं सभी पैनलिस्ट से आग्रह और अनुरोध करना चाहूंगा कि हम लोग एज ए फादर जब भी घर जाते हैं वर्किंग आवर के बाद सोफा पे बैठते हैं और मोबाइल स्क्रॉल करना हम लोग शुरू करते हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, वाइफ क्या कर रहे हैं, इस चीज पे हम लोग का ध्यान नहीं जाता है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी वर्किंग आवर के बाद यदि आप घर जा रहे हैं तो प्लीज मोबाइल को साइलेंट मोड पे डाल के बच्चे के साथ बुक रीडिंग में उनका हेल्प करें, ताकि बच्चा आपसे जुड़े
और आपसे मदर और फादर का जो भी लव प्रेम होता है वो बच्चे के साथ मिले तो बच्चा खुद ब खुद मोबाइल एडिक्शन से दूर होगा। ऐसा ठीक नहीं है। है कि सिर्फ हम बच्चे पे थोप दें कि अरे वो मोबाइल बहुत देखता है, ये सही नहीं है, उसमें हमारी भी गलती है और हम लोग को उसमें सुधार लाने की जरूरत है और बच्चे को ये चीज सिखाना ही पड़ेगा, बुक इज द बेस्ट फ्रेंड। ठीक है तो दीपक योगी जी, सरकार मैं का जो दोबारा भी है आऊंगा। बहुत ही। जी सर। दीपक जी, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास और हम क्या क्या कर सकते हैं इस पर आपसे जी बातचीत जी करेंगे, लेकिन मैं आशीष जी के पास चलता हूँ। आशीष जी, मान लीजिए कि मॉडल ये बहुत अच्छा है, थोड़ी देर के लिए उस मॉडल को हम अपना भी सकते हैं, बिहार में भी इसको अपनाया जा सकता है, लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि शिक्षक जो है वो पहले से ही हमारे यहाँ पढ़ाई के बोझ से दबे हुए हैं, उन पर प्रेशर ऑलरेडी बहुत है क्योंकि टीचर्स कम है, तो क्या उस नई जिम्मेदारी को संभाल पाएंगे, या मॉडल अपनाने से पहले पहले ये सब काम कर लिया जाए ताकि वो इम्प्लीमेंटेशन जो आप आदेश देते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन भी सही तरीके से हो जाए? आपको क्या लगता है? प्रेमशंकर जी, कल की ये बड़ी रोचक खबर है, ये उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड में ये फैसला आया है कि जो वहां पे सरकारी प्राचार्य हैं, इवन कॉलेजेस के, शायद पूरे डिटेल्स में शायद मैं नहीं पढ़ पाया, आप देखिएगा क्योंकि प्रथम दृष्टया ही हास्यास्पद लगता है। प्राचार्यों के लिए बनाया गया है कि जो सड़कों पर आवारा कुत्ते हैं उनकी गिनती का काम वो करेंगे और उसके लिए उन प्राचार्यों को नोडल ऑफिसर बनाया गया। चुनावों में शिक्षकों की क्या ड्यूटी होती है हम सबको पता ही है। अभी एसआईआर हुआ, उसमें शिक्षकों की क्या भूमिका थी। मतलब सरकार जो है उनसे हर तरीके के काम करवा लेना चाहती है। तो ये तो आपकी बात बहुत सही है कि वो बोझ से ऑलरेडी दबे हुए हैं। इससे पहले कि हम चारों की बातचीत में मुझे जो समझ में आया कि हम सबकी केंद्रीय चिंता, या सरकार भी जो जिस तरह से प्रचार कर रही है वो ये बताना चाह रही है कि हम मोबाइल एडिक्शन खत्म करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये केंद्रीय प्रश्न है। तो जो मोबाइल एडिक्शन खत्म करना चाहते हैं तो आप उसके लिए डिजिटल लिटरेसी शुरू करिए। आप उनके पेरेंट्स को ये बताइए कि आप मोबाइल का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। या ऑस्ट्रेलिया की एक खबर आपने पढ़ी होगी कि वहां के टीनेजर्स पर या उससे भी कम उम्र के बच्चों पर के मोबाइल इस्तेमाल और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पे पाबंदी लगा दी गई। अच्छा, इस पर पाबंदी, आप ऐसी साइटों पर सच में पाबंदियां लगाएं और जो अगर कोई इस तरह का सेंसिटिव एज ग्रुप है जिसपे हम सबको लग रहा है उस पर दिमागी असर हो रहा है और सच में दिमागी असर हो रहा है, तो उसके लिए काम किया जाना चाहिए। फिर ये शिक्षा विभाग से इस तरह का फैसला, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मुझे खबरों का मैनेजमेंट लगता है, बाकी ये भी कहा कि अच्छा प्रयास है, होते रहना चाहिए। ठीक है, तरीकों पर हम बात कर सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं, बहस भी कर सकते हैं, लेकिन विक्रमादित्य जी, आप ये बताइए, क्या बच्चों को पाठ्यक्रम से अलग किताबें पढ़ाने से उनकी सोच और अभिव्यक्ति बेहतर होगी? अगर होगी तो कैसे होगी और किस तरीके से आप इसको देखते हैं? नमस्कार प्रेम शंकर सर। अभी देखिए, दो बातें आई निकल के। पहली बात है तो ये जो आशीष जी अभी चर्चा कर रहे थे और हमारे दीपक जी भी चर्चा कर रहे थे कि शिक्षकों पर बोझ है बहुत सारा काम करने की, उन्हें जो है ये बाध्यता होती है कि आप इस काम को कर लेंगे। अगर आपके, देखिए पढ़ाई में दो बातें होती है, एक तो है कि एजुकेशन जो है आपका, जो कि पाठ्यक्रम में वो बातें जो सिलेबस में दी हुई बातें हैं, और दूसरी बातें होती है को करिकुलर एक्टिविटीज में जो है। तो को करिकुलर एक्टिविटीज वो भी करिकुलम का पार्ट ही होता है। इसलिए अगर जो बात अभी आशीष जी कर रहे थे कि कुत्ता गिनवाने का काम या फिर जो है बोड़ा बेचने का काम, इस तरह के कई आपने उदाहरण देखे होंगे जो है, वो उस पे मैं नहीं जा रहा हूं। वो सरकार की नीतियां हैं, मैं विरोध भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं शिक्षा व्यवस्था का अंग हूं, इसीलिए मैं उसको विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर उसकी बात की जाए तो उसके प्रोस एंड कॉन्स निकल सकते हैं। लेकिन जहां तक इस फैसले की बात है, तो यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है। भले हो सकता है कि इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बजाबते एक नोटिफिकेशन निकाला कि 10 मिनट जो है 10 मिनट्स इज कंपलसरी फॉर एवरी टीचर्स इन हिज और हर असेंबली जो है। तो अब अगर इस तरह की बात हो रही है तो वहां ये लगता है कि हाँ, आपको जो है ये दिखाया जा रहा है कि इससे पहले आप लोगों ने कभी अखबार वाचन का काम किया ही नहीं है। जबकि सत्य बात तो यह है सर कि अखबार वाचन जो है यह आपके असेंबली का एक पार्ट है और ये प्रतिदिन कर रहे हैं।
बिहार में तो ऑलरेडी हम लोग सब दिन करते हैं इस चीज को जो है, और हमारे बच्चे उस पे प्रत्येक दिन न्यूज रीडिंग करते हैं। न्यूज रीडिंग करने के बाद जो है उस पे हमसे वार्तालाप भी होती है। इवन कि जो काम हम लोग करते थे और हम अपने बच्चों को करा रहे हैं। हम लोग जब पढ़ाई के दौर में थे तो पेरेंट्स भी और शिक्षक भी ये कहा करते थे कि आप संपादकीय का अध्ययन करो जो है, और सच में संपादकीय का अध्ययन तो करना ही चाहिए, इसमें गलत क्या है। तो अभी भी बच्चे अगर उस पे बात करें, क्या बातें हो रही है, क्या बातें नहीं हो रही है, अभी देश दुनिया में हमारी स्थिति क्या है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कहाँ है, जो दिखाया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसमें कितनी बातें सत्यता है, क्या वो सत्य है भी कि नहीं है, तो इस पे बात करना गलत नहीं है। और सर, जो जहां तक बात है कि आपने प्रश्न किया प्रेम शंकर सर कि सिलेबस के इतर जो है, तो ये सिलेबस के इतर नहीं है। ये आप देखिए, जब हम पेपर पढ़ते हैं तो पेपर में कौन सी बातें होती है। सबसे पहले तो रीडिंग स्किल हमारा जब वो डेवलप होता है, तो रीडिंग स्किल के साथ साथ जब रीडिंग स्किल अच्छा होगा तो उसके साथ साथ हमारी राइटिंग भी अच्छी होगी। और जब तक ये रीडिंग और राइटिंग हमारा अच्छा नहीं होगा तो कंप्रिहेंशन हमारा सही नहीं हो सकता है। तो रीडिंग, राइटिंग एंड कंप्रिहेंशन जो है, यह अखबार के माध्यम से एक अच्छा प्रयास किया जा सकता है। इसीलिए हम इसके पक्ष में नहीं है कि ये शिक्षक को बोझ नहीं समझना चाहिए, इसे ये बोझ नहीं है। हाँ, आप जो है अगर करते होंगे तो दैट्स गुड वे। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो सरकार ने आपको ध्यानाकर्षण जैसे प्रस्ताव लाते हैं, बस ये ध्यानाकर्षण है, उसके अलावा कुछ इसमें अलग सी बातें नहीं है जो है। ये ऑलरेडी हमारे शिक्षक करते आ रहे हैं और आगे भी इसको करते ही रहेंगे। ऑलरेडी स्कूल में टीचर कर रहे हैं। दीपक जी थोड़ा फ्रेम में आइए, फ्रेम से बात कर रहे हैं। ना बिल्कुल सर, सुन रहा हूँ। हाँ दीपक जी, मैं ये आपसे कह रहा हूँ, जो आप अभी, जब मैं आपसे बातचीत कर रहा था पहले सेशन में, तो आप कह रहे थे कि ऑलरेडी आपके स्कूल में हो रहा है, यानी कि निजी स्कूल पहले से जो कर रहे हैं वही अब सरकारी स्कूलों में लाया जा रहा है। योगी जी जो कर रहे हैं, मैं योगी सरकार, यूपी गवर्नमेंट से बिहार गवर्नमेंट की तुलना नहीं करना चाह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मॉडल अच्छा है, जो बच्चों के हित में है, क्या वैसा हम भी कर सकते हैं क्या? मोबाइल से दूर रहने के लिए, मोबाइल की जो आदतें बच्चों पर पड़ रही है उसको दूर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हमारी भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। तो अब आपको क्या लगता है कि सरकारी स्कूलों में भी अब वही पैटर्न लाया जा रहा है जो प्राइवेट स्कूल में कर रहे हैं, या ये कोई नई सोच है? नहीं, बिल्कुल नई सोच नहीं है सर। सरकारी स्कूल में ऐसा नहीं है कि यूपी मॉडल, हमारे यहाँ हम भी सरकारी स्कूल से ही पास आउट हैं सर। और आशीष सर जैसा बोल रहे थे कि चुनाव ड्यूटी लगता है टीचर का, तो बिल्कुल बहुत पहले से, मेरे फादर भी हाई स्कूल के टीचर रहे, मेरी मदर भी टीचर रही हैं, तो चुनाव ड्यूटी हमेशा लगते आया है टीचर का। तो ये इशू नहीं है कि चुनाव ड्यूटी में टीचर लगे हैं कि नहीं लगे हैं। सवाल ये है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास, जैसा कुमार साहब बोल रहे थे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास के लिए ऐसा नहीं है कि यदि हम नॉलेज ले लिए, बुकिश नॉलेज यदि मेरे पास है और सोसाइटी का कोई नॉलेज हमारे पास नहीं है, तो वो भी एज ए ह्यूमन बींग्स, वो ह्यूमन बींग्स है ही नहीं। सिर्फ हम बुक का नॉलेज लेके हम समाज में सर्वाइव नहीं कर सकते, किसी भी सोसाइटी में हम लोग, वी कांट सर्वाइव इन द सोसाइटी। तो यदि हमें सामाजिक ज्ञान, सोशल नॉलेज हमें लेना है, तो पेपर के साथ साथ फादर्स, पेरेंट्स और टीचर्स, इसकी भी जिम्मेदारी बढ़ती है कि बच्चे को सरकार सिर्फ मॉडल ला सकती है, उसका इम्प्लीमेंट एक टीचर, एक सोसाइटी, एक पेरेंट्स ही कर सकते हैं। सरकार कोई भी मॉडल ले आए, यदि हम एज ए टीचर्स हम चाहेंगे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो तो नहीं होगा। सरकार कोई भी मॉडल ले आए, हम लोग एज ए टीचर उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी हमारी है। और रही बात यूपी या योगी मॉडल की, तो ये मॉडल कोई मॉडल पुराना है या नया है मायने वो नहीं रखता है। और यदि बिहार उस मॉडल को अपनाए या नहीं अपनाए, ये भी मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि हमारे यहाँ के जो भी वर्तमान में गवर्नमेंट टीचर हैं, उनको ये अननेसेसरी वर्क में जो उलझा देती है सरकार, उससे थोड़ा सा बचा जाए। जैसे कुमार साहब बोले बोरा बेचने का काम, बहुत चीज ऐसा आया था कि बाहर जो शौचालय कर रहे हैं उसकी गिनती करना, ये भी आया तो उसको फूल दिया जाए। ये सब काम यदि सरकार रोक दे बिहार में, तो बिहार के जितने भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं निश्चित रूप से वो यूपी के बच्चे से बेहतर हैं और होंगे ही। लेकिन शर्त वही है, ये सब बोरा बेचने का काम, शौचालय गिनती का करने का काम, कुत्ता गिनती करने का काम, ये सब यदि बंद हो जाए तो बिहार के बच्चे निश्चित रूप से देश के सर्वांगीण बच्चों में से गिने जाते रहे हैं और गिने जाते रहेंगे। सरकारी स्कूल के बच्चे भी आगे
दीपक जी आगे भी गिने जाते रहेंगे, इस बात का बिल्कुल पूरा सर। कहते हैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास से गिने जाते रहेंगे। जी सर। आशीष भारद्वाज सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ है, और जब सीनियर जर्नलिस्ट से बात हम लोग करते हैं, क्योंकि मैं खुद भी पत्रकार हूं, तो वो जी। राजनीति और कोई भी फैसला और राजनीति सरकार सबको जोड़कर बात करते हैं, क्योंकि सब पर नजर उनकी रहती है, क्योंकि वो इसी तरीके से लिखते पढ़ते हैं। तो आशीष जी ये बताइए, क्या ये पहल बिहार की गिरती जो शिक्षा गुणवत्ता जो है उसको संभाल सकती है, या बहुत देर हो चुकी है? आपको क्या लगता है? आप अपने मन से बताइए। देर कुछ नहीं हुई है। चीजें जैसे कि मुझे लगता है कि जक्सटापोजिशन हम लोगों को एक ऐसे जमाने में शायद नहीं करनी चाहिए। मैं अपनी बात पूरी करता हूं। जैसे कि 1998 में गूगल शुरू हुआ और हम लोग उस 90 के दशक में बड़े हो रहे थे। हमारे एक दोस्त हैं, उनके पिता काफी विद्वान है, तो एक दिन बाद जो है अंग्रेजी अखबार आया करता था। हम लोग उनके यहाँ पढ़ने के लिए जाया करते थे, तो हर दिन हमें वो ऑलरेडी, ये 5वीं क्लास की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने अपनी एकदम शुरुआती बातों में कहा कि एक सम्यक कल्चर क्रिएट करना, एक ऐसा देश या एक ऐसा राज्य बनाना जहां पर कि शिक्षा की केंद्रीयता हो, उसके महत्व को समझा जाए। मसलन कि हम टोटल बजट का अगर देश के लेवल पे ही बात करें तो कितना खर्च करते हैं और उसकी तुलना में बाकी चीजों पे कितना खर्च कर रहे हैं। हम पिछले 30 साल से सोच रहे हैं कि हम अपने शिक्षा का बजट 6% तक पहुंचाएंगे, वो 3 पार नहीं कर पाते। तो यहां पर यह है कि आप सही जगहों पर अगर शिक्षा आपकी प्राथमिकता में होगा, मैंने कहा कि उसी दौर से मैंने पढ़ाई की या आगे भी फिर अन्य जगहों पर पढ़ाई की, लेकिन जो मेरी जड़ में है वो यहाँ की पढ़ाई है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में था और उस तरह से एक शिक्षा का कल्चर, जैसे कि अभी दीपक जी कह रहे थे कि ये पेरेंट्स के अंदर, ये समाज की भी जिम्मेदारी होती है। अगर बिहार या सहरसा इस बात की जिम्मेदारी ले कि हम हमारे बच्चों की शिक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे, लेकिन क्या ये बात हमारे जीवन के केंद्र में होती है? नहीं। शायद इसीलिए सरकारी स्कूल और निजी स्कूलों में इतना फर्क है, चाहे वो इमेज का फर्क हो या चाहे उनकी गुणवत्ता का फर्क हो। तो उस फर्क को अधिक से अधिक खत्म करना, हमें सरकारी स्कूलों या सरकारी व्यवस्था का ही ऐसा एक ढांचा खड़ा कर देना जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य और जरूरी चीजों के लिए वो पूरी तरह से जिम्मेदार हो, उसका ध्यान रखे, तभी ये संभव हो पाएगा। तो कुल मिला के अगर हमारी प्राथमिकता, हमारी चिंता के केंद्र में ये है कि हमको शिक्षा को आगे बढ़ाना है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी तो है ही और सरकार करती रही है, लेकिन समाज को भी देखना होगा कि क्या शिक्षा या उसके बच्चों की शिक्षा उसके लिए नंबर 1 बात है। ये और वो कैसे संभव है, और वो कैसे संभव इसको कर सकते हैं। और शिक्षा सुधार पर जब बात होगी तो उस पर राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। कुमार विक्रमादित्य साहब, अब हमने बात कर ली कि जो आदेश है उस आदेश को हम पालन कर सकते हैं, पालन कर भी रहे हैं। और जहां तक बच्चों की शिक्षा की बात है या उनके सर्वांगीण विकास की बात है, तो जो कुछ बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। क्या शिक्षा सुधार पर राजनीति से ऊपर उठकर निर्णय लेने की इच्छा शक्ति बिहार में आप देखते हैं? सर, अगर शिक्षा का राजनीतिकरण हो तो यह किसी भी व्यक्ति, समाज और राज्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। शिक्षा तो राजनीतिकरण की चीज ही नहीं है। अब है कि उसको लोग किस प्रकार से देख रहे हैं। सरकारी तंत्र का अपना एक नियम होता है, उस नियम के अंतर्गत ही सभी लोग बंधे होते हैं। जैसे मैं एक विद्यालय प्रधान होने के नाते, हम एक सरकारी नौकर हैं, हमारा काम है सेवा करना, चाहे वो शिक्षा संबंध में हो या किसी दूसरे क्षेत्र में हो। तो जो आदेश होते हैं उस आदेश का हम लोग पालन करते हैं। अब इस राजनीतिकरण का लोग किस प्रकार से, कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर जो है समाज उसे किस रूप में देख रहा है, मैं उस पे नहीं जा रहा हूं। लेकिन मैं इसकी बात जरूर करूंगा कि आखिर कौन से ऐसे आवश्यक तत्व उत्पन्न हो जाते हैं हमारे समाज में कि समाज का वो अदना सा व्यक्ति भी इस चीज को नहीं समझ पाता है कि हमारे बच्चों के लिए हित की बातें हैं, जिसके लिए वो सुबह से लेकर के शाम तक परेशान रहता है। और अगर उसका राजनीतिकरण हो रहा है तो इसको वो लोग क्यों नजर नहीं पकड़ पाते हैं। मुझे इसके लिए बड़ी चिंता होती है, क्योंकि मैं जी तो मुझे कंप्लीट कर लीजिए संक्षेप में। जी तो मुझे ये बातें स्पष्ट रूप से उन समाज के हर एक तबके के लोग को,
मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि जहां अगर आपको लगता है, चाहे जिस भी रूप में, आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो भी पहलू आवश्यक हैं, अगर उसका कोई राजनीतिकरण कर रहा है तो आप ही को आगे आना होगा। उसके लिए कोई बाहर से कोई देवदूत बन करके नहीं आएंगे। समाज के उस अंतिम पायदान के व्यक्ति को भी अपने अधिकार के लिए उठ खड़ा होना पड़ेगा और वो सरकार को भी आगाह करना चाहिए उन्हें कि भाई ये हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए आप इस काम को रोके। जिस दिन समाज इसे ये करना स्वीकार कर लेगा और करना शुरू कर देगा, मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि जो शिक्षा की स्थिति अभी आप वर्तमान परिदृश्य में देख रहे हैं वह एक दिन जरूर बदलेगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है जी। ठीक है, संक्षेप में बताइएगा दीपक जी, अंतिम सवाल आपसे है, संक्षेप में बताइएगा कि जो मॉडल की बात हो रही है, सिंपल बात है, सिंपल भाषा में समझिए इसको, कि हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे थोड़ा मोबाइल से अब दूर हो जाएं, उसके बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं और पढ़ भी रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं। और उसमें अगर हम चर्चा करेंगे अलग से कभी तो उसको समझ में आएगा सिर्फ ये पढ़ाई और पढ़ने की आदत और किताब पढ़ने की आदत या अखबार पढ़ने की आदत तक नहीं है। मोबाइल से इसलिए भी दूर होना चाहिए क्योंकि आंख और हेल्थ इश्यू तो है ही, आंख खराब हो जा रहे हैं, समय ज्यादा आप दे रहे हैं तो सोने की आदत नहीं है, टाइम से सोते नहीं है, कई ऐसे उसके एस्पेक्ट्स हैं। उसके अलावा भी है जो कि कई अब ऐसे उसमें कंटेंट है जो कि बच्चे नहीं देख सकते और उम्र के हिसाब से तो कतई नहीं देख सकते, वो एक अलग इशू है। केवल आप ये बताइए कि मोबाइल से दूर करने का जो ये रोड मैप है, उस रोड मैप को हमको अपनाकर बच्चों को कैसे लाया जा सकता है? संक्षेप में कोई दिमाग में आपके उपाय आता हो तो बताइए कि किस तरीके से सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों मिलकर काम करते हैं। जी, सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूं, शिक्षा के सुधार के लिए शिक्षा को समझना जरूरी है। शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा को ही समझना जरूरी है। और रही बात सरकारी और प्राइवेट स्कूल में, तो सर एक वर्ड है रेस्पॉन्सिबिलिटी। सरकारी स्कूल के शिक्षक निश्चित रूप से वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन एक चीज उनको पीछे करता है प्राइवेट स्कूल से, सर बुरा नहीं मानेंगे इस वर्ड को, वो है डर में। गवर्नमेंट टीचर, मेरी वाइफ भी हेड टीचर है सर गवर्नमेंट स्कूल में, एक ही चीज डर लगा रहता है वो लोगों को कि थोड़ा सा भी यदि मैं गलती कर दूं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ये डर यदि इस गवर्नमेंट निकाल दे सरकारी स्कूल के टीचरों के बीच से, तो निश्चित रूप से सरकारी स्कूल में भी एजुकेशन का स्तर जो है वो प्राइवेट स्कूल से बेहतर हो सकता है। तो आप उल्टा कह रहे हैं दीपक जी तो उल्टा कह रहे हैं, ये तो प्राइवेट स्कूलों में लोगों को डर होता है कि नौकरी से निकाल देंगे, आप कह रहे हैं कि सरकारी बिल्कुल नहीं सर, हमारे यहाँ तो जैसे मैं चला रहा हूँ प्राइवेट स्कूल, यहाँ टीचर नहीं प्राइवेट स्कूल के टीचर को डर नहीं रहता है सर। वो आप अभी ग्राउंड लेवल पर जाइए, कुमार साहब हैं गवर्नमेंट टीचर के प्रिंसिपल हैं, पूछिए इनसे किस डर से, यदि आज इस शिक्षा पे इनका नहीं लॉगिन हुआ तो हो सकता है इनको शोकॉज हो जाए, इनका वेतन रोक दे। सरकारी स्कूल बहुत डर है, डर का माहौल निश्चित रूप से है सर, इस चीज को माने आप। और रही बात रेस्पॉन्सिबिलिटी की, यदि टीचर को कुमार साहब को छोड़ दो, वेल ही इज जस्ट आई इम्प्रेस्ड बाय हिम, बहुत एजुकेटेड मुझे लग रहे हैं, बहुत ही हाईली एजुकेटेड पर्सन है ये। और सर इनको फ्री यदि आप कर दे तो निश्चित रूप से यदि ये सिर्फ पढ़ाई के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाए टीचर, तो सरकारी स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई होती है सर। कमी बस यही है कि डर का माहौल है वहां पे, निश्चित रूप से नौकरी जाने का खतरा रहता है, और जिस कारण से टीचर पढ़ाई के अलावा दूसरे काम पे ज्यादा ध्यान देते हैं सरकारी स्कूल के टीचर। और एज ए प्राइवेट स्कूल हम लोग जो चला रहे हैं सर, हम लोग जो चला रहे हैं, तो हम लोग अपनी जिम्मेदारी, बस हम लोग में कंपटीशन की भावना बहुत ज्यादा रहती है। यदि मेरे विद्यालय में एजुकेशन थोड़ा सा भी नीचे जाएगा तो दूसरे स्कूल में बच्चे चले जाएंगे। तो एजुकेशन को हाई रखने के लिए हम लोग निश्चित रूप से रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं और बच्चों को मेंटेन रखते हैं। और पेरेंट्स टीचर मीटिंग पहले सरकारी स्कूलों में नहीं होती थी, लेकिन अब बिहार में भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग सरकारी स्कूलों में होती है। तो ऐसा नहीं है कि यूपी मॉडल यहाँ लागू हो, हम लोग पहले से ही बिहार में भी जो भी शिक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं बिहार में, सरकारी स्कूल के या प्राइवेट स्कूल के, वो निश्चित रूप से सजग है कि बिहार के निचले तबके के जितने भी बच्चे हैं जो भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी पीटीएम की व्यवस्था सरकारी स्कूलों में होती ही रही है। और न्यूज़पेपर जहां तक की बात है, तो मैं 100% सभी से, जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, मैं सबसे पहले उनसे आग्रह करूंगा, आप अपने बच्चे को
सर्वप्रथम आप अपने बच्चे को न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत डलवाएं, बच्चे के जितने आदत फ्रेंड डलवाएं। सर्किल है उनमें डलवाएं और उसके बाद अपने समय- स्कूल में ले जाएं, खुद ब खुद पढ़ेगा सर। दीपक जी, समय मेरे पास इतना है। देखिए, जी। जितना कुछ मैं समझ पा रहा हूं और जो मैं आप लोगों की बातों से समझा, दो बातें जो मैं समझ रहा हूं और जो आप लोगों की बातों से मैं समझ पा रहा हूं। देखिए, कुल मिलाकर यहाँ पर बिहार यूपी मैं नहीं कर रहा कि यूपी मॉडल है, इसलिए मुझे लगा कि इस विषय पर बात करनी चाहिए और वो एक बहाना मिल गया क्योंकि वहां से एक आदेश आ गया यूपी सरकार की ओर से, तो मुझे लगा उसी बहाने हम अपने यहाँ भी बातचीत कर ले, इसलिए आज इस मुद्दे पर बातचीत करने की मैंने जरूरत समझी। उत्तर प्रदेश का ये आदेश सिर्फ एक सरकारी फरमान मत समझिए, बल्कि एक सोच है। सोच बच्चों को स्क्रीन से निकालकर शब्दों, विचारों और संवाद की दुनिया में लौटाने की। बिहार के लिए कोई असंभव मॉडल नहीं है और ऐसा भी नहीं कि आप पहले से होता नहीं रहा है, हो रहा है, जैसा कि आप लोग भी कह रहे थे कि हो रहा है तो नया क्या है। लेकिन इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, प्रशासनिक ईमानदारी और शिक्षा को प्राथमिकता देने का साहस भी चाहिए। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जाकर आप देखेंगे तो प्राइमरी स्कूल में खासकर वैसा नहीं हो पा रहा है। अगर बिहार सच में भविष्य की पीढ़ी को मजबूत बनाना चाहता है तो ऐसे फैसले कॉपी नहीं, कन्विक्शन के साथ लागू करने होंगे। सवाल साफ है, क्या बिहार शिक्षा को एजेंडा बनाएगा या फिर ये बहस भी यही खत्म हो जाएगी, जैसे हम बहस कर लेंगे और अपने अपने घर, बात खत्म। इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि सीनियर जर्नलिस्ट आशीष भी मेरे बात से इत्तेफाक रखेंगे, दीपक जी आप भी, आप प्रिंसिपल है प्राइवेट स्कूल में, आप भी मेरे बात से कहीं ना कहीं वही आपके मन में भी चल रहा होगा, और कुमार विक्रमादित्य आप भी, आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके जो बहुमूल्य सुझाव हैं, मुझे लगता है अगर ये आवाज सरकार के कानों तक पहुंचे तो कुछ पॉजिटिव निकल कर आए और हमारे बच्चों का भविष्य तो सुधर जाए, इसकी हम कामना करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक सहरसा नाउ को फॉलो नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इसको कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे विषय उठाते हैं जो कि अमूमन इस दौर में दूसरे चैनलों पे आपको नहीं दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वहां पर चिल्लाहट और पॉलिटिकल इश्यू के अलावा जो सीधे हमसे जुड़े सरोकार हैं उस पर चर्चा नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। फिलहाल आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी और मुद्दे पर मुलाकात होगी, चर्चा होगी, विश्लेषण होगा। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।